बेटा सब लोग पहले ड्राइंग देखेंगे, कोई भी लिखेगा नहीं। बेटा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है। तो बेटा आप जानते हैं फिजिक्स में इमेज बनाने के लिए हम लोग दो रे का इस्तेमाल करते हैं। इमेज कितने रे से बनता है? इनफाइनाइट रे से, लेकिन हम यूज कितने रे का करते हैं? दो रे का। तो बेटा एक रे आप सीधा सीधा लेके चले जाइए, तो जैसे आप सीधा लेके चले जाएंगे एंगल आई 0 बनेगा, तो एंगल आर भी 0 बनेगा, ये रे ऐसे सीधे चली जाएगी। अब एक रे हमें और ले जाना है, तो ये रे ऐसे सीधी चली गई। एक रे मैंने कुछ एंगल पे बेटा यहाँ पे इंसिडेंट कराया, कुछ एंगल पे। तो बेटा अब एंगल पे इंसिडेंस कराया, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल खींचना पड़ेगा पहले। तो नॉर्मल हमेशा किससे पास करता है? सेंटर से। तो बेटा मैं जैसे यहाँ पे इस मिरर का सेंटर ले रहा हूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ का सेंटर ले रहा हूँ, इस मिरर, इस मतलब सरफेस का। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सर्कल है तो सर्कल का नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से। तो मुझे नॉर्मल खींचना है। नॉर्मल किस पॉइंट से खींचना है? इस पॉइंट से खींचना है। तो बेटा इस पॉइंट से जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेगा, तो बेटा ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा बेटा। तो ये हमारा है नॉर्मल, इस पॉइंट पे नॉर्मल। तो बेटा ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, कौन सा एंगल कहलाता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा ये जो रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है। अभी आप मान लीजिए n2 की वैल्यू n1 से बड़ी है, तो बेटा ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी। जब ये बेंड हो जाएगी तो ये बना एंगल आर। तो बेटा एंगल आर एंगल आई से देखो कम है। इतना डायग्राम क्लियर हुआ? बेटा दो रे लेना था, तो एक रे हमारी ये हो गई और एक रे ये हो गई। और ये जो हमने खींचा है ये क्या है? ये नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से। तो बेटा ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये एंगल, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो जहां पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा? इमेज। दो रिफ्रैक्टेड रे कहां पे है बेटा? एक सीधे आ रही थी, एक सीधे आ रही थी, एक यहां से बेंड होके आई। बेंड होके आई तो जहां पे ये इंटरसेक्ट, वहां पे क्या बना? इमेज। पहले बोलो इतना क्लियर है क्या? इतना सबको क्लियर है? बेटा एक रे सीधे लेके चले जाओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। एक रे सीधे लेके चले जाओ तो वो अनडेविएटेड पास करेगा, क्योंकि यहां पे नॉर्मल यही होगा और एंगल आई 0 होगा। फिर कुछ एंगल पे यहां पे गिराओ, फिर बेटा यहां पे जहां पे ये गिरेगा वहां पे आपको नॉर्मल खींचना होगा। तो नॉर्मल कैसे खींचोगे? इस पॉइंट से सेंटर तक एक लाइन मिला दो और फिर उस लाइन को आगे बढ़ा दो। अब जो एंगल बनेगा वो एंगल आई, और फिर बेटा ये डेंसर से रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा और इस तरीके से जाएगा। तो ये वाली रे और ये वाली रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बनेगा? इमेज। क्लियर इतनी बात? अब बना लो इतना ड्राइंग, फिर आगे बताता हूं। इधर से पानी डालो, इतना ड्राइंग बना लो। जितने भी बीटा में बच्चे उनका काम मैं कल चेक करूंगा, क्योंकि आज मेरा फ्री क्लास नहीं था। मैं कल चेक करूंगा। मैं नहीं, बीटा वालों का इंद्रजीत सर चेक करें। गामा वाले मेरे से कल मिलेंगे 5 बजे। हाँ, या सुबह जब भी टाइम होगा मैं बताऊंगा। गामा वाले, बीटा तुम मिलो जरा जोशी सर से। जो टीम बीटा के लीडर हैं वो जोशी सर, इंद्रजीत सर है। टीचर में जो मतलब टीम लीडर हैं। और बाकी गामा का मैं हूं ना, तुम मुझसे बात करो ना, तुम तो गामा में हो ना। कल मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, बना लिया। और बाकी अल्फा वाले सर ने देखा काम, देखा मानव सर ने देखा काम अल्फा का। चलो भाई ठीक है, देखो अब ध्यान से। अब बेटा यहीं से स्टार्ट करते हैं कहानी। तो देखो 3 एंगल बने यहां पे। इस एंगल को कह लो अल्फा, इस एंगल को कह लो अल्फा, इस एंगल को कह लो बीटा, और इस एंगल को कह लो गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम दे दो बेटा M। यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करो, इस पॉइंट का नाम होगा P'। और जैसा कि प्रथा चलते आ रहा है P' नियरली इक्वल टू किसके होगा? P के।
क्यों? क्योंकि रेज आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं बार बार पी लिखूंगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ऐसे दिक्कत है तो पहले ही लिख लो, पी डैश इज नियरली इक्वल टू पी, क्योंकि बेटा रेज आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसी वजह से पी डैश को पी के इक्वल में हर जगह लिखूंगा बेटा, ठीक है? चलो अब tan अल्फा निकालो, tan बीटा निकालो, tan गामा निकालो। तो चलो tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा किस ट्रायंगल से निकलेगा? ट्रायंगल एम पी डैश ओ। बेटा फ्रॉम ट्रायंगल एम पी ओ, फ्रॉम ट्रायंगल एम पी ओ। बेटा बताना tan अल्फा कितना होगा? बताओ tan अल्फा कितना होगा? फ्रॉम ट्रायंगल एम पी ओ tan अल्फा बताओ जल्दी। अरे एमपी है ना परपेंडिकुलर, बेस कितना है? ओपी। एमपी और बेस कितना है? ओपी। तो बेटा यहां फॉर्मूला हो जाएगा एमपी अपॉन ओपी। बेटा एमपी डैश होगा, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पी डैश को पी लेके चल रहा हूं मैं। एमपी अपॉन ओपी क्या हुआ आरुष? एमपी अपॉन ओपी। बेटा इसमें इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल्स टू एमपी अपॉन ओपी। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल्स टू एमपी अपॉन ओपी। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। tan थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, बोलना जरा बेटा। थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाता है? थीटा के। तो tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा के। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? एमपी अपॉन ओपी। डन। बेटा tan बीटा निकालो, tan बीटा निकालो। बेटा tan बीटा निकालो। tan बीट किस ट्रायंगल से निकलेगा? बेटा किस ट्रायंगल से बीटा निकलेगा? हाँ खुद लिखो चलो। फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? एम सी पी, एमपीसी या एमसीपी बात एक ही है। फ्रॉम ट्रायंगल एमसीपी। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होता है। फ्रॉम ट्रायंगल एमसीपी, इधर ध्यान दो। फ्रॉम ट्रायंगल एमसीपी, एक गधा इधर ध्यान दो, इसे होगा नहीं दोबारा प्रूफ, अभी हर स्टेप को समझते चलो। tan बीटा कितना आएगा? tan बीटा कितना आएगा? एमपी अपॉन सीपी। बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं फिर से लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल्स टू एमपी अपॉन सीपी। सेम लॉजिक लिख सकता हूं। थर्ड निकालो tan गामा, कौन सा ट्रायंगल लूं? फ्रॉम ट्रायंगल बोलो जल्दी। एमआईसी या एमआईसी कैसे? एमआईपी लो। फ्रॉम ट्रायंगल एमआईपी tan गामा कितना होगा? tan गामा इज इक्वल्स टू एमपी अपॉन, ये बात क्यों कर रहे हो? एमपी अपॉन बोलो पीआई या आईपी, ठीक है एमपी अपॉन पीआई। तो यहां अरे कौन बोला पी डैश? मैं पहले ही बोल चुका हूं पी डैश पी के इक्वल होगा। ये शुरू में तुम्हारे लिए तो लिखा था पी डैश नियरली इक्वल टू पी है, क्योंकि रेज क्लोजर है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये गामा, तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? एमपी अपॉन पीआई। बोलो क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? रे डायग्राम बना लेना है। बनाने का तरीका, एक रे सीधा भेज दो, कुछ एंगल पे भेज दो, जिस पॉइंट पे टकराया वहां से नॉर्मल खींच दो, फिर उसके बाद बेंड करते हुए नीचे भेजो, जहां दोनों मिले वहीं आई है। फिर 3 ट्रायंगल दिख जाएगा आपको, अल्फा बीटा गामा नाम दे दो। फिर tan अल्फा निकालो, tan बीटा निकालो, tan गामा निकालो। स्टेप क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये एंगल आई किसके इक्वल होगा? दिमाग लगाओ जरा। एंगल आई किसके इक्वल होगा? अल्फा बीटा के टर्म में। अब एंगल आई को और एंगल आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिखना है। एंगल आई और एंगल आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिखना है। तो एंगल आई किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। कैसे बेटा? देखो ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। अरे पढ़ा है क्या ट्रायंगल में? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या है? आई। एक्सटीरियर एंगल क्या है? आई। इंटीरियर एंगल कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल देखो पहले ओ एम सी ट्रायंगल दिखा क्या?
ट्रायंगल दिखा, OMC कौन सा ट्रायंगल होगा, OMC ये वाला एक ट्रायंगल, OMC ये वाला ट्रायंगल। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा का सम आई के इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, एंगल आई इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के। तो अल्फा को क्या लिख सकता हूं, बोलो, MP अपॉन OP, और बीटा को क्या लिख सकता हूं, MP अपॉन CP, MP अपॉन CP लिख दिया। क्लियर है यहां तक। अब चलो बेटा R निकालना है हमें, एंगल R अल्फा बीटा गामा के टर्म में, जिसके टर्म में निकल जाए, अल्फा बीटा गामा जिसके टर्म में निकल जाए, एंगल R निकालना है। तो देखो बेटा बीटा यहां पे एक्सटीरियर है, इन ट्रायंगल देखो CIM, ये छोटे से ट्रायंगल में देखो CIM में, देखो CIM में बीटा इज इक्वल्स टू R प्लस गामा। अरे बीटा एक्सटीरियर एंगल है, R प्लस गामा अपोजिट इंटीरियर एंगल है। बीटा इज इक्वल्स टू R प्लस गामा होगा कि नहीं। तो बेटा R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। तो बेटा फ्रॉम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, MCI। बेटा ट्रायंगल MCI में R विल बी इक्वल टू बीटा माइनस गामा। बीटा माइनस गामा, बीटा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू इक्वल टू करके, हाँ जो भी हो बेटा लिखो, MP अपॉन CP माइनस MP अपॉन PI। यहां तक सॉर्टेड है क्या सबको, कोई दिक्कत, दीक्षा बताओ, नंदिनी, करण, कोई दिक्कत, ठीक है, नो सर, ओके। लिख लो यहां तक, क्लियर। आई और आर आ गया अल्फा बीटा के टर्म में। अब बेटा मैं स्नेल्स लॉ लगाने वाला हूं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू, जिसमें लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अपॉन जिससे लाइट आती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यह लाइट किस में जा रही है, 2 में, और लाइट किससे आ रही है, 1 से। तो अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे बेटा। तो बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बेटा मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। बेटा मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, तो बोलो क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना, n21 की n12, n21 लाइट जा रही है 2 में, किससे जा रही है, 1 से। तो यहां क्या लिखा जाएगा, n21। बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, n2 अपॉन n1 लिख सकता हूं ना। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर। देखना जरा बेटा। और अगर एंगल आई बहुत छोटा है तो आर भी बहुत छोटा होगा, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं बेटा n1 इंटू आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू आर। अगेन क्यों, तो बेटा मैं पहले बता चुका हूं, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो 1 के। साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है, लेकिन कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है। ये नहीं समझना कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा ही होता है, ठीक है। तो बेटा यहां से थीटा इज वेरी स्मॉल। तो बेटा अब आई की वैल्यू आपको पता है एमपीओपी के टर्म में, पुट कर दो। आर की वैल्यू पता है एमपीओपी के टर्म में, पुट करो। तो नेक्स्ट स्टेप में खुद पुट करो, आई की वैल्यू आपको उधर लिखी हुई है, आई की वैल्यू। तो बेटा हो जाएगा n1 इंटू आई, आई कितना है, mp अपॉन ओपी प्लस mp अपॉन cp इज इक्वल्स टू n2 इंटू mp अपॉन cp, mp अपॉन cp माइनस mp अपॉन pi। कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब mp कॉमन लेके कैंसिल कर दो, mp कॉमन लेके कैंसिल कर दो बेटा। mp दोनों तरफ से कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, n1 बेटा 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन cp। यहां क्या बचेगा बेटा, यहां बचेगा n2 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन pi। ये सबको क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर हो गया। बस यहां तक आ गया तो डेरिवेशन आ गया। अब इसमें बस वैल्यू फिल करना है हमें। मुस्कुरा रहा आदित्य की
बहुत आसान है ये, अगर ध्यान से देखो, रे डायग्राम पहले बनाना है, अल्फा बीटा गामा देना है, tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकालना है, फिर अल्फा बीटा के टर्म में आई को और फिर बीटा गामा के टर्म में आर को निकालना है और ऊपर वाली वैल्यू रखते हुए चले जाना है। फिर स्नेल्स लॉ लगाना है जो आई और एन में रिलेशन देगा। स्नेल्स लॉ में साइन हटा देना, फिर वैल्यू फिल कर देना, सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। अब देखो बेटा ऊपर डायग्राम में वापस चलता हूं, बात नहीं, ऊपर डायग्राम में बेटा ये लिख लिया, यहां तक लिख लो, लिख लिया ना। अब ऊपर डायग्राम में वापस चलता हूं, तो बेटा जब ऊपर डायग्राम में मैं वापस जाऊंगा तो चलो देखते हैं ओपी किसके इक्वल है। बेटा ओपी इज इक्वल्स टू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से किससे डिनोट करते हो, यू से। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस यू, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस क्या होता है, माइनस, तो यहां पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस यू। अच्छा बताओ पीसी किसके इक्वल है, आर के। पीसी किसके इक्वल, अरे पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या कहलाती है, आर, रेडियस, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस आर से क्योंकि ये राइट साइड में है। और पी आई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, आई क्या है, इमेज, तो इसको प्लस वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका जो ओपी हो गया वो माइनस यू, पीसी हो गया आपका प्लस आर और पीआई हो गया वी। बस नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो, नीचे सब्स्टिट्यूट करना बेटा, करो करो, अपने इक्वेशन में है ना आपके पास, आप लोग करो सब्स्टिट्यूट। तो OP इज इक्वल्स टू प्लस यू हो जाएगा, सॉरी माइनस यू, OP इज इक्वल्स टू माइनस यू, CP इज इक्वल्स टू आर और PI इज इक्वल्स टू V। पुट कर दो, देखो क्या आता है, N1 इंटू माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर, यहां बचेगा N2 इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन बी। बेटा आर वाले टर्म को एक तरफ भेज दो, आर वाले टर्म को एक तरफ भेज दो, तो बेटा यहां से फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई आर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। यह फाइनल एक्सप्रेशन है, इसी को हम बोलते हैं बेटा स्फेरिकल फॉर्मूला या स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई आर। बेटा रिकैप चाहिए, रिकैप कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं रिकैप करा दे रहा हूं जल्दी से। बेटा अगर उसको स्टेप्स में देखोगे तो तुम पागल हो जाओगे, लेकिन अगर उसको लॉजिक में देखोगे तो कम है, स्टेप्स में देखोगे तब तो फिर देखते ही तुम सरेंडर कर जाओगे कि तो बहुत खतरनाक है, कौन याद करेगा इसको। लेकिन लॉजिक में देखो ना, लॉजिक इसका कितना कम है, इसलिए लॉजिक में जो बच्चा फिजिक्स समझता है ना उसके लिए फिजिक्स आसान है, बाकी जो बच्चा रटता है ना उसका तो वॉट लग जाएगा इसमें। नहीं बेटा, इसमें रिकैप कर रहा हूं, रिकैप में करने में मैंने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, पहले ड्राइंग बनाने आना चाहिए, ड्राइंग समझ में आ गया, एक ऐसे करके सरफेस बनाना है, इधर N2 इधर N1, फिर बेटा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे सीधा ले जाना है और दूसरा रे कुछ एंगल पे गिराना है, कुछ एंगल पे ऐसे गिरा, फिर जिस पॉइंट पे टकराया वहां पे एक नॉर्मल खींचना है। कैसे खींचोगे, उस पॉइंट से सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, खींच दिया। उसके बाद बेटा वो जो एंगल बनेगा आई, अब इसके बाद ये लाइट जाएगी तो बेंड होगी, बेंड होने के बाद ये पहली वाली लाइन से जहां मिलेगी वो आई होगा, ठीक है ना बेटा। तो आपका सी हो गया, आई हो गया, ओ हो गया। अब इसके बाद देखो फिर आपको क्या निकालना है, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, और tan को नेग्लेक्ट करके अल्फा बीटा गामा लिख देना है। फिर आई की वैल्यू कितनी लिख देनी है, अल्फा प्लस बीटा, और बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस आर होता है, तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। और बेटा जो यहां वैल्यू आपने अल्फा बीटा गामा की रखी रख दो, रखने के बाद स्नेल्स लॉ लगाओ, N1 इंटू साइन आई इक्वल टू N2 इंटू साइन आर, साइन आई हटा दो, काटना नहीं, मतलब आई के इक्वल हो जाएगा। तो N1 इंटू आई इज इक्वल्स टू N1 इंटू आई इज इक्वल्स टू N2 इंटू आर। ये हो गया बेटा, आई की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, एमपी एमपी कैंसिल करो, सब डायग्राम में ऊपर देख के ओपी को माइनस यू, पी आई को वी ऐसे पुट करो, पीसी को आर पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये डिराइवेशन देखने में टफ लग रहा है, लेकिन लॉजिकल सोचोगे ना तो कम है, लॉजिक कम है, ठीक है ना। अगर इसमें मैं जैसे
अल्फा बीटा गामा नाम दे के ना करूं, जैसे इसका डेरिवेशन कभी एनसीईआरटी में देखो तो अगर उसमें अल्फा बीटा गामा दे के नाम मैं नहीं करूं तुम पागल हो जाओगे। फिर यहां तो अल्फा बीटा कहना आसान है ना, अगर मैं बोलता एंगल PCI अल्फा की जगह, एकदम वो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अल्फा बीटा गामा कहना आसान होता है इससे। अच्छा इसे तो दिख तो रहा है ना अल्फा बीटा गामा क्लियरली, ठीक है, इसलिए डेरिवेशन लास्ट क्लास में नहीं कराया था। डन। आइए अब एक न्यूमेरिकल हो जाए, जब डेरिवेशन किया तो न्यूमेरिकल भी तो करना पड़ेगा ना। फाइनल फॉर्मूला याद करो, N2/V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। बेटा देखो अगर कर्व सरफेस ऐसे हुआ, एक और बात, कर्व सरफेस ऐसे हुआ तो R की वैल्यू पॉजिटिव, अगर कर्व सरफेस ऐसे हुआ तो उसका सेंटर इधर आएगा ना, तो R की वैल्यू माइनस। अरे बात क्लियर है ना। तो ये भी साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देना है, साइन कन्वेंशन पूरे फिजिक्स में कहीं नहीं छोड़ना। चलिए तो बेटा एक क्वेश्चन करेंगे। ये एक स्फेरिकल बॉल है बेटा, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इसका n का वैल्यू है 1.5, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है ना। इसके सरफेस से 10 सेंटीमीटर आगे, 10 सेंटीमीटर आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके सरफेस से 10 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, और बेटा बाहर N1 एयर मान लो, N1 इक्वल टू 1 एयर मान लो। तो क्वेश्चन इज फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये ड्राइंग बना लो, फिर लिखो फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। फाइंड द, बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें जो आपने पढ़ा है, कुछ बीच में करना ही नहीं। फाइनल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज निकालना। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O है जो सरफेस से 10 सेंटीमीटर आगे है, तो फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट O है, बेटा स्टार्ट करूं, मैं ही करता हूं, रुको गदाधारी भीमो रुक जाओ। सुनो मैं समझा देता हूं फिर आप ट्राई करो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं एक बार बता देता हूं फिर ट्राई करो, एक बार समझ लो बस। बेटा देखो इधर ध्यान दो सब लोग, एक बार समझ लो फिर करो, मैं मना नहीं कर रहा, खुद करो। बेटा देखो ये एक कांच का गेंद है, ऐसा समझो, कांच का गेंद है, उससे इमेज बनाना है आपकी बार। तो बेटा देखो अब इसमें 2 बार आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो पीछे पढ़ा। 2 बार कैसे, इधर ध्यान दो आर्यन, इसमें 2 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां 2 स्फेरिकल सरफेस है। अरे यहां पे एक ऐसे है और एक स्फेरिकल सरफेस ऐसे है, तो इस वाले स्फेरिकल सरफेस का जो इमेज होगा वो अगले वाले स्फेरिकल सरफेस का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब आपको पहले एक बार फॉर्मूला लगा के इसका इमेज निकालना है। तो ये इसका पोल हो गया, तो इसमें u की वैल्यू -10, u की वैल्यू -10, n2 की वैल्यू 1.5, n1 की वैल्यू 1, r की वैल्यू +20। बेटा r की वैल्यू +20 क्योंकि यहां पे जब आप लगा रहे हो तो r इधर पड़ रहा है, इससे v आएगा, निकालो। अब v निकालो पहले सब लोग। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। वैल्यूज बता दी मैंने, सब लोग मेरे को पुट करके v बताओ। पहले सॉल्व मत करो आगे, पहले v1 बता लो। जैसे मान लो इसको 1 कह रहा हूं मैं, क्योंकि अभी फाइनल आंसर तो आया नहीं है, तो उसको v1 कह लेना। सर -20 करण का आया, बाकी लोग कंफर्म करो, अभी देख रहे हैं बेटा। -20 आ रहा है, बस बेटा कंफर्म करने दो करण और लोगों को। मुझे पहले सरफेस से v बताओ, पहले सरफेस से v। सॉल्व करो इसको। अरे तो वैल्यू पुट करना फ्रैक्शन, और किसी का तो आने दो।
-20 आ रहा है सबका, लॉक करें -20 आ रहा है, वेरी गुड पी। 1.5 अपॉन V1 माइनस 1/10 -10। अरे 1/-10 ना, -10 क्यों लेंगे? नहीं, सुने एक बात ध्यान से बेटा, इनका एक आर्गुमेंट है, मैं उसको काउंटर कर रहा हूं, सुनो ध्यान से बेटा। जब ये बोल रहे हैं कि सर डिराइवेशन के समय जब आपने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया तो आप दोबारा साइन कन्वेंशन क्यों यूज करोगे? बेटा आप याद करो, जब आपने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था उस समय भी आपने साइन कन्वेंशन यूज किया था, फिर बाद में जब मिरर फॉर्मूला आप यूज करते हो तो फिर साइन कन्वेंशन यूज करते हो, क्यों? बेटा हम जब अभी मैंने एक केस लेकर उसका डिराइवेशन किया है ना, उसको अगर यूनिवर्सल बनाना है तो उसमें साइन कन्वेंशन एक बार यूज करना है, फिर दोबारा, तो अब वो फॉर्मूला यूनिवर्सल हो गया। नहीं तो अगर आप वैसे ही छोड़ दोगे तो केवल वो एक पर्टिकुलर केस का फॉर्मूला होगा, तो इसलिए पहले साइन कन्वेंशन लगा के उसको यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाते हैं। तो अब ये फॉर्मूला यूनिवर्सल हो गया है। अब इसमें आप साइन कन्वेंशन यूज करें सारे केस के लिए। अगर साइन कन्वेंशन आप डिराइवेशन में यूज नहीं करोगे तो उस पर्टिकुलर केस का वो फॉर्मूला है बस, इसीलिए साइन कन्वेंशन वहां भी यूज करते हैं और जब फाइनल फॉर्मूला आ जाता है यहां भी यूज करते हैं। समझ रहे विनोद? -1.5 अपॉन V1 माइनस यू की वैल्यू -10 है, N1 की वैल्यू 1 है बेटा, एयर है, दिस डिवाइडेड बाई 1.5 -1 अपॉन R की वैल्यू 20 है बेटा। इसी को सॉल्व करना है। 1.5 अपॉन V1 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/40। 0.5 अपॉन 20 है तो 1/40 कर लो, तो यहां से हो जाएगा 1.5 अपॉन V इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/10। बेटा इसका आंसर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करो -3 अपॉन 40, -3 अपॉन 40। तो बेटा अगर मैं V रेसिप्रोकेट कर दो इसको तो V अपॉन 1.5 विल बी इक्वल टू -40/3। तो बेटा V विल बी इक्वल टू -40/3 इंटू 1.5। 1.5 से इसको कैंसिल करो 2 टाइम्स में डबल होता है, 2 से इसको कैंसिल करो बेटा -20 आएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई? -20। ओके वेरी गुड करण। V1 की वैल्यू कितनी आएगी? -20। V1 की वैल्यू -20 आ गई। अब इसको थोड़ा फील करेंगे हम लोग, इधर ध्यान से। V1 -20 आया क्या? पहले बोलो, लॉक किया जाए यहां तक। देखो इधर ध्यान से बेटा, यानी इसका इमेज माइनस आया ना, तो इसका इमेज कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। अरे बात समझ रहे हो क्या? इससे पोल से -20 क्या बता रहा है कि, अच्छा पोल से -20 बता रहा है लेफ्ट साइड में, सॉरी बेटा। तो यानी इधर बेटा माइनस आने पे इमेज किधर बन रहा है? लेफ्ट में कि राइट में? बेटा तो मैंने आपको सिखाया कि लेफ्ट में जब कोई भी डिस्टेंस होता है तो क्या होता है? माइनस। तो बेटा अभी आंसर आया -20, यानी P से इसका इमेज किधर बन रहा है? तो बेटा P से इसका इमेज 20 पीछे बन रहा है। कैसे पता पीछे बन रहा है? सब कैसे? माइनस में आया ना, अगर प्लस में आता तो इधर बनता, लेकिन माइनस में आया तो इससे 20 पीछे बन रहा है। तो बेटा ये जो आपका इमेज आया पहले वाले का, वो इस पोल से 20 पीछे है। कैसे पता पीछे? क्लियर है? माइनस से क्लियर, माइनस से पता चला। अब बेटा हमें इस सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाना है, दोबारा इस सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाना है। तो बेटा इस सरफेस के लिए ये वाला पोल होगा, अरे पोल ये वाला होगा ना, तो इसके लिए u कितना होगा? तो u होगा इस वाले पोल से इस इमेज का डिस्टेंस। अरे बात समझ रहे हो ना? पहले वाले का जो इमेज है वो दूसरे वाले का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। पहले वाले का जो इमेज होगा वो दूसरे वाले का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो बेटा पहले वाले का इमेज तो यहां आया ना, तो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगा तो P1 से I1 की दूरी निकालो। तो बेटा यहां से यहां तक 40, क्योंकि डायमीटर 20 + 20 40 हो जाएगा, और फिर यहां से ये दूरी कितनी है? 20। तो P1 से लेके I1 की दूरी कितनी होगी? 60। तो यहां दूसरे वाले केस के लिए u कितना लोगे? प्लस की माइनस? -60। बेटा अरे समझ रहे हो ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन अच्छा करा रहा हूं। बेटा u की वैल्यू कितनी होगी? -60। चलो r की वैल्यू बताओ। r की वैल्यू 20 प्लस या माइनस? बोलो, प्लस या माइनस? बेटा माइनस, क्योंकि इसका सेंटर इधर है,
अरे ये सब गलती कर दोगे सब गुड़ गोबर हो जाएगा तुम लोग का। बेटा इसका सेंटर इधर है ना, तो ये माइनस में, आर की वैल्यू -20। अरे बेटा आ रहा है क्या समझ? आर की वैल्यू -20 होगी ना बेटा। बोलो क्या हुआ आरुष, दिमाग हीट? नंदिनी बताना बेटा, ठीक है? यस सर। सही है, सही है। विनोद ठीक है, ऋषभ, दीपांशु ठीक है। आर की वैल्यू माइनस क्यों लिया समझ में आ रहा है ना? ये लेफ्ट साइड में है बेटा। देखो दिमाग बिल्कुल खोल के न्यूमेरिकल करना है ऑप्टिक्स का। प्लस माइनस का गलती हो ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितने हैं? -20। अच्छा n1 बताना क्या होगा? n1 क्या होगा? 1.5 होगा। ये ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? 1.5। अरे ये न देखना कि बाहर है बेटा, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मीडियम लिया जाता है 1.5। n2 बताना कितना होगा? 1। अब लगाओ फॉर्मूला, फाइनल आंसर बताओ। अब दोबारा लगाओ फॉर्मूला, अब फाइनल आंसर बताओ। करण है समझ बेटा, जल्दी बताओ। चलो जल्दी जल्दी आंसर बता दो फाइनल। अब देखो क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से दिया है तो आंसर कुछ अलग सा आ सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डेटा मैंने अपने अभी सोच के दिया है। अब बाकी कुछ भी आना होगा आ जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। आने दो, क्या दिक्कत है? आ रहा है तो आने दो। आ रहा है ना पक्का? कैलकुलेशन सही है ना तुम्हारा? सर 1.5 1.5 करण। चलो लेट्स सी, और किसी का आने दो। प्लस की माइनस करण? प्लस। चलो ठीक है, देखता हूं। सर एक सेकंड, मैंने n2 1.5 डाल दिया। हाँ नहीं, n2 1 डालना है बेटा। लग तो मेरे को सही लग रहा है तुम्हारा वीडियो। हाँ विनोद, हाँ दीपांशु, ऋषभ, नहीं क्या हुआ बेटा? वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आ गया मेरे को जो सही सा लग रहा है। मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताओ। कितना आ रहा है बेटा? 80। सर 120। बेटा इसका आंसर है, इसका आंसर है v का आंसर है इन्फिनिटी अपॉन 0 आएगा। सॉल्व करने पे अपॉन 0 आएगा तो आंसर इज इन्फिनिटी। आओ मैं करके दिखाता हूं फिर। देखो इधर ध्यान से बताना, मैं गलत ना करूं। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। बेटा n2 की वैल्यू कितनी ले रखी है? 1 अपॉन v निकालना है। n1 की वैल्यू 1.5 अपॉन u कितना है? -60 ना? हाँ ठीक है, -60 अभी तो पुट करूंगा वैल्यू, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 अपॉन -20। तो बेटा यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/v प्लस 1.5 अपॉन 60 हो जाएगा, आ जाएगा। फिर बेटा यहां पे आएगा
0.-0.5/20 यानी 0.5/20 यानी 1/40। बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1/v, बेटा डेसिमल हटा दो और एक जीरो बढ़ा दो तो 15 4 जा क्या होता है 60। तो ये आंसर कितना आ गया 1/40। 1/40 और बेटा 0.5 को एक डेसिमल हटा दो, यहां 200 कर दो तो ये भी क्या आ जाएगा 1/40। तो बेटा 1/v इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/40, द आंसर विल बी 0। तो बेटा v विल बी इक्वल टू 1/v 0 आया ना, तो v विल बी इक्वल टू व्हाट इंफिनिटी। v विल बी इक्वल टू व्हाट इंफिनिटी। आओ अब रे डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा रे डायग्राम में कहने का मतलब इंफिनिटी बना तो लास्ट में रे कैसी जाएगी पैरेलल। लास्ट में रे कैसी जाएगी पैरेलल। लास्ट में रे पैरेलल जाएगी। बेटा अगर v का वैल्यू इंफिनिटी आया है तो लास्ट में रे फाइनली रे कैसे इमर्ज होगी पैरेलल इमर्ज होगी। पैरेलल, अरे इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि रे पैरेलल इंफिनिटी पे जाके मिलेगी, मतलब फाइनल रे विल बी पैरेलल। समझ आया ना। अगर इंफिनिटी आए तो घबरा मत जाना, इंफिनिटी का मतलब कि रे की फाइनली क्या निकलेगी पैरेलल, इंफिनिटी पे जाके मिलेगी। कोई बात नहीं, ठीक है, आने दो, अच्छे से सॉल्व करो लेकिन मिस्टेक नहीं। क्या हुआ ऋषभ, क्या हुआ दीपांशु, तुम लोग से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा था, आ गया था ध्यान। ठीक है कोई बात नहीं। v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। अरे कर लोगे क्या, टाइम पूछ रही खुशी, टाइम तो बहुत खराब चल रहा है सबका। बेटा डन, एक ही क्वेश्चन कराया लेकिन इसमें सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, प्लस आर का भी माइनस आर का भी, सारे कॉन्सेप्ट, और भगवान की कृपा से इंफिनिटी भी आ गया। वो हम चाहते थे कि इंफिनिटी वाला केस कोई आ जाए तो वो भी लास्ट में आ गया, जिससे आपको क्लैरिटी हो गया। इंफिनिटी आए तो मतलब रे कैसे निकलेगी पैरेलल। कई बार v इंफिनिटी आ जाए तो पैरेलल निकलेगी, घबराना मत उसमें। बेटा डन, लिखो लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो। बेटा एक मैं कोई भी लेंस ले रहा हूं, जैसे मैंने कॉन्वेक्स ले लिया, तो बेटा कॉन्वेक्स सब अभी तक आप पढ़ते थे, ये बात नहीं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2 है, बाहर का n1 है और इधर भी n1 है। और बेटा इस तरह से मैं अभी कॉन्वेक्स लिया है, बाकी ये मैं जनरल डिराइवेशन कर रहा हूं, जनरल डिराइवेशन कर रहा हूं। तो इधर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लो r1 है, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। बेटा अभी तक जो आपने 10th तक लेंस पढ़ा था उसमें दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होते थे, लेकिन फिजिक्स में ऐसा क्या होता है कि एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे भी लेंस 12th में आएंगे जिसमें एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा और दूसरे तरफ का अलग होगा, ठीक है ना। तो उसी के लिए एक फॉर्मूला बना रहे हैं कि अगर दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो जाए। सुनो इधर ध्यान से। तो बेटा देखो इसका जो इमेज होगा, जैसे पहले मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो ध्यान से, पहले वाले सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, इसका जो इमेज होगा वो दूसरे वाले के लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। अरे क्लियर है ना। अब बेटा इसका इमेज डायरेक्टली, अब उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका 20 आया था तो 20 में फिर आपको कुछ प्लस करना पड़ा पिछले केस में, यहां पे प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम थिन लेंस के लिए डिराइव कर रहे हैं। तो थिन लेंस के लिए डिराइव कर रहे हैं तो लेंस की थिकनेस क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अरे बात सुन, समझ रहे हो क्या। तो जो इमेज का डिस्टेंस P1 से आएगा वही इमेज का डिस्टेंस P2 से भी आएगा, क्योंकि हम इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम थिन लेंस के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अरे क्लियर है। तो बेटा देखो मैं जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इसीलिए साइन कन्वेंशन नहीं डालूंगा। तो पहले वाले सरफेस के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं n2/v1, n2/v1, मान लो पहले वाले का इमेज v1 बन रहा है, माइनस n1/u, बेटा ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा, माइनस n1/u,
इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, मैं साइन कन्वेंशन नहीं डाल रहा क्योंकि मैं सबके लिए निकाल रहा हूं, और ये फॉर्मूले में ऑलरेडी साइन कन्वेंशन डाला हुआ, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो इससे जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें आप फाइनली वैल्यू डालोगे तो सबके लिए एप्लीकेबल। तो मैं कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहा। जैसे आप बोलोगे कुछ लोग कि सर R1 प्लस R2 माइनस, तो मैं वो सब नहीं डाल रहा। तो बेटा ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये किसके लिए है? फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस। बेटा फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस। तो पहले वाले का जो इमेज है दूसरे वाले का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो बेटा फाइनल इमेज N1 में बनेगा। अरे फाइनल इमेज किस मीडियम में बनेगा? N1 में ना। तो बेटा यहां से फॉर्मूला क्या होगा? N1 अपॉन V, V इज द फाइनल इमेज। और बेटा इसके लिए दूसरा लगेगा N2 अपॉन V1। अरे पहले वाले ने इमेज कहां बनाया था? V1 पे ना, तो अगले वाले का U हो गया, और वो किस मीडियम में है? N2 में है, तो N2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। बेटा अगर किसी के दिमाग में भी आ रहा है कि सर आपने यहाँ साइन क्यों नहीं डाला, तो बेटा मैं एक लेंस के लिए फॉर्मूला नहीं निकाल रहा, सबके लिए निकाल रहा हूं, और ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल होता है हर लेंस के लिए। तो इनडायरेक्टली में जो डिराइवेशन आएगा वो सब लेंस के लिए आएगा, ठीक है ना। बेटा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो बेटा यहीं पे दिखा रहा हूं, ये कट जाएंगे, देखो ध्यान से। ऐड करूंगा तो ये प्लस में है और ये किस में है? माइनस में, तो ये कट जाएगा। तो कटने के बाद यहां नीचे क्या बचेगा? N1 अपॉन V, और ऊपर क्या बचेगा? N1 अपॉन U। N2 अपॉन V1 दोनों तरफ कट जाएगा, कट गया। तो यहां बचेगा बेटा N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू, बेटा इधर बचेगा N2 माइनस N1 अपॉन R1, और यहां बचेगा माइनस N1 माइनस N2 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये बचेगा। बेटा N1 को कॉमन ले लो, तो N1 कॉमन हो के यहां बचेगा 1 अपॉन V माइनस, ए गधा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। यहां क्या बचेगा? N2 माइनस N1 कॉमन ले लो, N2 माइनस N1, तो बेटा N2 माइनस N1 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 अपॉन R1। बेटा यहां N1 माइनस N2 था, तो ये बचेगा माइनस 1 अपॉन R2। अरे माइनस क्यों आया बेटा? अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये N2 माइनस N1 बच जाएगा ना, चलेगा। बेटा N1 को उधर भेज दो, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 बाई, बेटा N1 उधर जाके डिवाइड होगा। अरे ध्यान से देखो इधर, N1 उधर जाके डिवाइड होगा ना, तो N2 से भी डिवाइड होगा और N1 से भी। तो N2 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा? N21। अरे N2 अपॉन N1 को N21 लिख सकता हूं क्या? और N1 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा? -1। यहां पे क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि जब U की वैल्यू इंफिनिटी होती है तो V की वैल्यू किसके इक्वल होती है? F के। अरे रेज जब पैरेलल आती है तो फोकस पे गिरती है ना, तो U की वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो V की वैल्यू कितनी होगी? F। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको फाइनल सॉल्व करने के बाद बेटा हमने लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव कर लिया। 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बेटा दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। और बेटा 12th के ऑप्टिक्स में इससे इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता, ये बात याद रखना। फाइनल फॉर्मूला याद रखना, लेंस मेकर फॉर्मूला। बेटा डेरिवेशन भी देख लो, इसका कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर दिमाग लगाओगे तो, बाकी अगर स्टेप्स देखोगे तो पागल ही होना है फिर तो। हर स्टेप पे सोचो मैंने क्या किया है। सर एक बार फिर से बता दोगे? उसको उधर भेज दिया। हाँ करण बोलो। एक बार फिर से बता दोगे? हाँ देखो इधर बेटा, फिर से रिकैप कर रहा हूं जितने लोगों को समझ में नहीं है। बेटा ये कोई भी लेंस ले लो, मैंने यहाँ पे बस एक सिंबल के लिए कॉन्वेक्स यूज किया है।
इसीलिए बेटा R1 और R2 का साइन नहीं ले रहा मैं, क्योंकि सिंबॉलिक है बस। तो इसमें दो सरफेस, कोई भी लेंस होगा उसमें दो सरफेस होगा। तो बेटा पहले सरफेस के लिए आप पिछला फॉर्मूला लगाओ। तो पहले सरफेस का इमेज मान लो V1 डिस्टेंस पे बन रहा है और इमेज सेकेंड मीडियम में बनेगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, N2/V1 माइनस बेटा ऑब्जेक्ट होगा फर्स्ट मीडियम में, तो N1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन पहले वाले सरफेस का रेडियस R1 है। ठीक है, अब वही फॉर्मूला मैंने सेकेंड सरफेस के लिए लगाया, ये वाला सरफेस। तो बेटा पहले वाले का जो ऑब्जेक्ट इमेज है, इमेज कितने पे आया, V1 पे। अब वो छोड़ दो किधर आया, तो पहले वाले का जो इमेज है वो दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट है। तो मान लो बेटा फाइनल इमेज V डिस्टेंस पे बन रहा है, तो पहले वाले का होगा N1, फाइनल इमेज किस में बन रहा है, N1 में बन रहा है, तो N1/V। बेटा फाइनल इमेज जिधर बनता है वो मीडियम लेते हैं ना, तो N1/V। और बेटा उसका इमेज, और ये ऑब्जेक्ट किस में था, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट किस में था, N2 में, क्योंकि पहले वाले का जो इमेज है दूसरे का ऑब्जेक्ट है। तो N2/V1, V1 क्या है, पहले वाले का इमेज है, वो दूसरे वाले की तरह किसकी काम कर रहा है, U की जगह लिख रहा है दूसरे वाले में। समझ में आया ना, N2/V1। और बेटा यहां पे क्योंकि उल्टा है तो N1 माइनस N2, क्योंकि इस साइड का मीडियम N1 है, इस साइड का N2, दिस डिवाइडेड बाय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। करंट बताओ ये वाला स्टेप पहले, बोलो बोलो फिर से बोल, नहीं आ गया सर, आ गया। हाँ, तो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड कर दो, बस ऐड करोगे, N2/V1 है यहाँ, माइनस N2/V1 है, कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा N1/V, यहां बचेगा N1/U। बेटा N1/V N1/U इन दोनों को ऐड किया बेटा, एज इट इज लिख दिया है, N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/R2। N1 कॉमन ले लो, यहां से N2 माइनस N1 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1/R1 माइनस लगा के बचेगा 1/R2। ठीक है, फिर बेटा N1 को डिवाइड करो, तो बेटा डिवाइड करोगे तो इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी, क्योंकि डिवाइड करना है तो दोनों टर्म से डिवाइड होगा। तो N2/N1 N2/1 हो गया, N1/N1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, और फिर बेटा यहां से 1/R1 माइनस 1/R2। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में जो होता है बेटा ना, वो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें पता है कि U की वैल्यू जब इन्फिनिटी होती है तो V की वैल्यू क्या होती है, F, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ लाना था किसी तरह से। तो बेटा ये इस फॉर्मूले में V की वैल्यू F पुट कर दी, क्योंकि U की वैल्यू जब इन्फिनिटी होती है तो V की वैल्यू F होती है। तो 1/F माइनस 1/∞ N2N माइनस 1, और ये फॉर्मूला 1/∞ कितना होता है बेटा 0, तो 1/F का फॉर्मूला आ गया। क्या होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, बीमार मत हो बनो। अब तो तुम लोग क्या हो गए, तुम लोग बता सोचो, मतलब बेटा अगर आपकी सीटिंग हैबिट नहीं है तो आपको क्लास में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका मतलब आप घर पे भी नहीं बैठ पाते हो, हर 1 घंटे में आप 10 बार मेढक की तरह उछल के निकल जाते हो कहीं। क्या बोलोगे कि मम्मी से बोलोगे 9 से लेके 12 तक पढ़ा मैंने, तो 9 से लेके 9:15 तक पढ़ा, बीच में 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक हो गया। ब्रेक कैसे हुआ, अरे मेरा वो वाला पेन ना जो मैं खोज रहा था उस रूम में रखा है, तो पेन लेने चले गए। फिर 9:15 से लेके जैसे 9:30 हुआ, अरे मैं तो ऐसे अरोड़ा से क्वेश्चन कर रहा था, वो उस रूम में पड़ा हुआ है, अच्छा वहां चला गया। 9:30 में फिर दूसरा ब्रेक 2 मिनट का हो गया, फिर 9:30 से 9:45 फिर कुछ हो जाएगा, फिर चले जाओगे, कह रहे प्यास लग गई मेरे को, बॉटल मेरा छूट गया। अब यहाँ पे क्या है, एक बार बैठ के, जब एक बार बैठना है ना आपको, देखो तकलीफ हो रहा है बेटा, पढ़ाई बहुत तकलीफ का खेल होता है, आसानी से नहीं होता है पढ़ाई। और अगर सोच रहे हो ना इस तरह उछल उछल के पढ़ाई हो जाएगा, नहीं, देखो तुम 1 घंटा क्लास में बिठा रहा हूं, आधे लोग ही तो हालत खराब हो गई, 1 घंटा मैंने लगातार बिठा दिया, तो मतलब मरे जा रहे होंगे आधे लोग तो, कि भगवान कब क्लास ओवर हो जाए। बेटा ऐसा नहीं है, आप अपना हैबिट डेवलप करो ना, एक टेबल पे बैठ के 2 से 3 घंटे बिना उठे बैठ के दिखाओ, तब तो मानूं मैं कि तुम्हारे अंदर दम है। बेटा तुम्हें ये सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन 8-8 घंटे लोग टेबल से नहीं उठे हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 8 घंटे एक सिटिंग में। बेटा एक लोग थे, उनका यहां पे स्वेलिंग हो गया था 10 से 12 घंटे, ठीक है ना, टेबल पे एक हाथ रख के रखा है। तुम लोग क्या है, 1 घंटे बोल दो शांति से बैठो, बंदर उछलो,
ये पता है तुम लोग को किसका नहीं, ये सब तुम लोग को शॉर्ट्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ, शॉर्ट्स क्यों इनोवेशन में है, उसका रीजन है कि पता था कि आजकल के जो बच्चे ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब वो ज्यादा समय तक बैठ ही नहीं सकते, ज्यादा समय तक एक कंटेंट नहीं देख सकते। वो मेंटेलिटी, वो साइकोलॉजी पहचानते हैं तुम्हारी, तुम उसको फीड कर रहे हो। अरे थोड़ा सुधर जाओ, जीवन में कुछ करना, जीवन मिला है इंसान का यार। 1 घंटे 1.5 घंटे बैठे, तुम बैठो ना 2-2 घंटे 3-3 घंटे की सिटिंग की हैबिट लगाओ ना घर पे, फिर मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा तुम्हें कम लगेगा कि क्लास तो आज तुरंत ओवर हो गई, पता ही नहीं चला। जब तुम आधे घंटे बैठोगे, आधे घंटे में 2 ब्रेक ले लोगे तो 1.5 घंटे तो ज्यादा लगेंगे तुम्हें, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। अरे देव तुम कितने अच्छे हो बेटा। लेकिन अब अगर देव को मैं अभी मयंक से अलग कर दूं, देव भी नहीं बैठ पाएगा 1 घंटे, देव तो फिर आधे घंटे में नहीं बैठ पाएगा। वो तो क्या है ना कि मयंक के साथ कुछ बात करते रह रहा है, सब कुछ मोबाइल देखते रह रहा है, तो ये सब 1 घंटे बैठ जा रहा है, ठीक है ना, तो वो बैठ जा रहा है। अब अगर अभी हटाऊंगा ये भी नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये सब क्या, ये सब आपका सिम्टम है। बेटा थोड़ा अच्छा बनो ना, थोड़ा पढ़ाई करो यार। अब कितने 2 महीने रह गए, जनवरी से तो आपका वो प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट है, उसको काउंट ही क्यों कर रहे हो। और दिसंबर से सारे स्कूल में, नवंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट है, दिसंबर में दूसरा प्री बोर्ड, क्या ही पढ़ोगे तुम, खत्म हो गई तुम्हारी जिंदगी। जहां हो वहीं है, ले लो 70%, 65% ले लो, चलो अभी भी तुमसे 1 घंटे बैठा नहीं जा रहा, ले लो 65%, डील डन। बोर्ड में फाइनल रिजल्ट पूरी क्लास 65%। फिजिक्स में 43 मार्क्स, पासिंग मार्क्स 33, वो मुझे पता होगा तुम्हारे नहीं होंगे, तुमने 17-18 ही करके आए होगे। वो तुम्हें बढ़ाया होगा, एग्जामिनर ने 17-18 से बढ़ा कर 23 किया होगा तुम्हारा। जिस बच्चे के फिजिक्स में थियरी में 23 मार्क्स है, याद रखना मेरी बात, फिजिक्स थियरी में जिस बच्चे के 23 मार्क्स है, इतना समझ जाना कि एग्जामिनर दया खा गया उसके ऊपर, क्योंकि वो कहां पे जाके अटका है, 18 पे जाके अटका है। फिर उसका एग्जामिनर ने ब्लू पेन लेके खुद उसके एमसीक्यू सही किए हैं, उसको 23 बनाया है और पास किया है। ऐसा करते हैं। कॉपी, जैसे मैं एएचई कोऑर्डिनेटर था, कोई भी कॉपी आती थी, बोलते 18 वाली कॉपी आ गई तो एचई बोलते थे कि कोई नहीं छेड़ेगा, 18, 19, 20, 21 वाली कॉपी विकास को दो। मैंने पाप किया अब की बार एग्जाम में, नंबर काट काट के केस स्टडीज बनाए हैं मैंने। और जानते हो 3-4 कलर की ब्लू पेन, एक जेल पेन, एक अलग टाइप की ब्लू, एक अलग टाइप की ब्लू, पहले चला के देखता था कौन सा वाला मैच कर रहा है। फिर अरे पेन भी तो मैच करना चाहिए ना, उसने पूरा लिख रखा है बॉल पेन से, मैंने बना दिया जेल पेन से, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। हमारा पूरा जो इवैल्यूएशन सेंटर है वो रिजेक्ट हो सकता है, हम लोग के ऊपर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए फिर 4-5 मैंने पूरा ब्लू पेन रखा था, एग्जामिनर को बोला गया था इवैल्यूएटर को, कोई नहीं करेक्ट करेगा, विकास बनाएगा। बहुत बच्चों को पास किया है मैंने। तो 18-19 के जितने हो 23 में कर दूंगा, लेकिन 18 तक पहुंच पाओ। अगर 16-17 पे अटके बैठा ना, वो भी नहीं बढ़ाऊंगा। 1400 कॉपी थी मेरे सेंटर पे, उसमें मान के चलो मैंने कम से कम 150 से ऊपर कॉपी पास की है, 150 से ऊपर कुछ मैंने पास की। फिर उसके बाद भी हमारे सेंटर का रिजल्ट क्या रहा, मैंने आपको बताया होगा आप लोगों को, हमारे सेंटर में 30% बच्चे पास थे, बस केवल 30%। ऐसा सब करामात करने के बावजूद, मतलब 100 में से 1400 में आप परसेंटेज निकाल लो, 100 में से 30 पास थे, 70 फेल थे। अब सीबीएसई को और दया आई कि ऐसे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपने एंड से, फिर हमारे एंड से अपलोड हो गया मार्क्स, सीबीएसई ने अपने एंड से और बढ़ाया होगा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 13-14 वाले भी पास हुए होंगे, लेकिन इसीलिए बढ़ाया क्योंकि अब की बार फिजिक्स का पेपर टफ था। बेटा अगर फिजिक्स का पेपर एवरेज आ गया ना, सीबीएसई कुछ नहीं करेगा, बोलेगा अपना देख लो। अब पेपर वो तो टफ था, उस बवाल हो जाता, हंगामा हो जाता। 20-20, 23-23 नंबर जेई के थे, 23-23 नंबर जेई के थे, 23-23 क्वेश्चन जो सीबीएसई के सिलेबस में लिख रखा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ओनली, और प्रॉपर न्यूमेरिकल दे रखा है। सिलेबस पढ़ोगे सीबीएसई का ना, तो उसमें लिखा रहता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्रॉपर न्यूमेरिकल दिया है। वाईडीएससी का बोला है क्वालिटेटिव एनालिसिस, डेरिवेशन नहीं करना है। मैं इसीलिए तो छोड़ ही नहीं रहा, बोला सब करो। अब जो सीबीएसई में है चाहे ना है, लास्ट 2-3 साल में जो हटा है सब पढ़ो। अब मैं सब पढ़ा रहा हूं,
हो चाहे ना हो, लास्ट बार का धोखा इस बार क्यों खाना है? ठीक है कि नहीं? तो सब पढ़ा रहा, जो नहीं है लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं है सिलेबस में, पढ़ो, फॉर्मूला लिखवा दिया याद करो। अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला नहीं है, लिखवा दिया याद करो, न्यूमेरिकल करा दिया पढ़ो। क्या इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे अभी देखो 2-4 उछलेंगे अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के ये आ जाएगा बेटा, एक बार थप्पड़ मार दो उन सबको, सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट वालों ने तो बैंड बजाई थी अब की बार, जो इंपॉर्टेंट, एक बच्चा था, एक बच्चे की कॉपी थी बेटा, उसने डिराइवेशन याद किया था सिर्फ, किसी ने बताया होगा डिराइवेशन पढ़ ले भाई पक्का पास होगा तू, 10-15 नंबर की डिराइवेशन आ जाएगी, या जो भी 20 नंबर चाहे समझ लो पक्का पास हो बेटा। उतने जब जो इवेल्युएटर उसकी कॉपी को एग्जामिन कर रहा था वो लेके आया एचई सर के पास, एचई सर के पास लेके आया कि सर देखो ये, अगर इसमें से इसने देखो सर लगभग 5-6 डिराइवेशन किया है और सारे डिराइवेशन इसके सही है, लेकिन क्वेश्चन में डिराइवेशन पूछा ही नहीं गया। अब क्वेश्चन है न्यूक्लियाई से, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट का डिराइवेशन है। बोला सर क्या करूं, एग्जामिनर बोला सर क्या करूं, तो बोला देखो किसी क्वेश्चन में डिराइवेशन आया है पूरे पेपर में, उस सेट को चेक करो, उस सेट में कोई डिराइवेशन जो इसने किया आया है? तो बोला सर नहीं, एक डिराइवेशन आया था वो भी कुछ अलग था जो उसने किया नहीं था। तो बोला कि नहीं, बोला हम कुछ नहीं कर सकते, कॉपी खुली तो हम फंसेंगे, फेल करो इसको, फेल करो। जो लोग कुछ भी लिखोगे, शादी होने वाली है, दर्द भरी कहानियां, अगर बोर्ड एग्जाम में ये सोचे हो दो लोग पैसे को कि 1000-2000 रुपए रख के आओगे, क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे एग्जामिनर, चलो मैं खत्म है, ठीक है, 2 डिराइवेशन हैवी हो गया, मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा इसके बाद। जैसे मान लो बेटा आपने अपनी दर्द भरी कहानी लिखी, फेक लिखी चाहे सही लिखी चाहे जो लिखी, तो इवेल्यू ऐसे हम लोग सामने एचई सामने बैठे रहते, एचई कोऑर्डिनेटर, ऐसे टेबल लगे होते हैं, उस पे इवेल्युएटर फिर एक एचई बैठे होते हैं, और बिल्कुल फ्रंट में एचई बैठे रहते हैं और एचई कोऑर्डिनेटर मैं और सर बैठे थे। तो अब जैसे क्या होगा, कोई आएगा तो सर, वो ऐसे वो उधर से इवेल्युएटर बोले सर आपके लिए एक चिट्ठी आई है, तो बोला भाई पढ़ो, चिट्ठी आई है तो पढ़ना पड़ेगा। अब वो इवेल्युएटर जोर से पढ़ेगा, पूरी क्लास सुनेगी और हंसेगी, मतलब पूरी हमारी जो इवेल्युएशन टीम है वो सुनेगी और हंसेगी। मतलब बेटा ऐसी स्टोरी, सर मेरे फादर एक्सपायर हो गए, फिर मेरा स्कूल में फीस नहीं जमा हो पाया, मैंने स्कूल, सच बता रहा हूँ, इस बार मेरे सेंटर, मेरा स्कूल सुनो तो, मेरा स्कूल छूट गया, फिर मैं एक मैकेनिक के पास काम करने लगा। मतलब भाई साहब कोई काम नहीं होता। फिर बोला कुछ नहीं, पास है तो कर दो, नहीं है तो फिर छोड़ दो। पैसा इंतजार करते हैं कि सर आज कुछ आया नहीं, मतलब पैसा नहीं है, करेंसी नहीं आया। बोला कि यार किस गरीब जगह की कॉपी आ गई हमारे पास, एक पैसा नहीं निकल रहा है। अब जैसे मान लो पैसा नहीं, हाँ सर पैसा आ गया, अब 500 रुपये आ गया, मान लो किसी ने कॉपी में लगा दिया 500 रुपये, बस कुछ नहीं, समोसा आ जाएगा पूरी टीम के लिए, समोसा खाओ फेल करो। बेटा कोई फायदा नहीं है। सीबीएसई में अगर आप ये समझ रहे हो कुछ और करके पास हो जाओ, कोई फायदा, ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। हमारे यहाँ एक बच्ची थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उसने बोला कि सर मैं पूरे एमसीक्यू में सी लिख के आऊंगा। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला सी से ए बनाना भी आसान है, बी बनाना भी आसान है और डी बनाना भी आसान है। तो उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, उसको एग्जामिनर के ऊपर भरोसा था कि ये पास करेगा मुझे, हमको अपने से तो नहीं होना है, ये पास करे। अब इसमें कुछ सही ट्रिक भी है, तो सही ट्रिक बता दूंगा, तो लास्ट में बताऊंगा मैं। कुछ सही ट्रिक भी होता है जिसमें टीचर मजबूर हो जाता है कि आप क्या करें, वो सब ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एग्जाम में, क्योंकि अभी बताऊंगा तुम लोग वैसे ही पढ़ नहीं रहे, फिर और गड़बड़ करोगे। कुछ ट्रिक होता है, लेकिन वो ट्रिक से आपके ऐसा समझ रहे हो उस ट्रिक से बहुत मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं, 6-7 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। लास्ट में कुछ ट्रिक बताऊंगा, उससे बहुत नहीं बढ़ सकता, 6 से 7 नंबर आपका बढ़ जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी बेटा, सर प्री बोर्ड के लिए बता दो। हाँ सर प्री बोर्ड के लिए बता दो। चलो प्री बोर्ड वाले टीचर बहुत मार देंगे तुमको, फिर वो कह देंगे तो फेस टू फेस सामना होता है ना, बोले स्मार्ट बन रहा है, निपटा देंगे। लेकिन बोर्ड वाले ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते नहीं ना बच्चों को। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक सिटिंग में पढ़ना सीख लो, बोर्ड आ गया है। और अगर 9 से 12 बैठ रहे हो ना, तो मोबाइल हटा के बैठ के दिखाओ, तब तो मानूंगा कि तुम रियल बोर्ड एस्पायरेंट हो, नहीं तो नहीं हो। 65-70% के ऊपर नहीं आएंगे तुम्हारे, याद रखना। अगर एक सिटिंग में 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो भूल जाना, बाकी 90-20 जो आना है।
बाकी जितने टीम बीटा वाले हैं, जितने लोग का कोई रिसिता, श्रुति लक्ष्मी, विशाल, नंदिनी, करणवीर, ये टीम बीटा में है। आप लोग को बोला गया था 50-50 क्वेश्चन, 50 बीटा वालों का 50 है ना बेटा। अगले मंडे को 50-50 देना है क्वेश्चन आपको, वो बीटा वाले ग्रुप में सबमिट करना है। दीक्षा आपको मानव सर से कम्युनिकेट करना है, मानव सर को आपसे बात करना है, ठीक है ना। वो गामा वाले मुझसे बात करेंगे, जो गामा वाले चेक करवा दो जोशी सर। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय। तुम हाँ सर से मिल लेना। हाँ 50-50 अब नेक्स्ट मंडे। आज का चेक करा दिया ना, 50-50 नेक्स्ट मंडे। ओए देख 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 एरोप्लेन एरोप्लेन। हाँ तो क्या हो गया? तुझे पता है आवाज क्यों करता है ऊपर? हाँ इंजन में करता हो। आज पागल वागल है क्या? ब्रेक मारता है, रोकने के लिए ब्रेक मारता है। हाँ भाई चल रुक जाएगा ब्रेक मार के। चलो I'll see you later. अरे सुनो ना, can we have coffee at your place? अरे इतनी रात को कॉफी पीकर फिर रात को नींद नहीं आएगी तुझे?
जा सुबह कॉफी पी लेना, फिर रात को रील स्क्रॉल करता रहेगा। ओके बाय। अरे सुनो ना, हाँ? मेरे फोन की बैटरी डेड है यार, मैं आपके घर Can Ronaldo's got 800 goals, Frank. Of course. तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास dime qué es lo que pasa eso no te estoy contigo के गेला सा हम रात के शिकारी जाने